Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो हम इस वीडियो में BPCC 102 बायोसाइकोलॉजी के यूनिट 2 न्यूरॉन एंड नर्व इम्पल्सेस को कंटिन्यू करेंगे और इस यूनिट के 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो जिसने नहीं देखे कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर के ज़रूर देखें। और अब स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो में न्यूरोट्रांसमीटर से कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कितनी कैटेगरी हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल फाउंड इन द सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड व्हेन रिलीज्ड हैज़ एन इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट सेल। एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ इनसाइड अ न्यूरॉन एंड दे ट्रांसमिट अ मैसेज। जैसे कि हमने पहले भी जो पार्ट्स हैं उसमें पढ़ रखा है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। जब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि हर न्यूरॉन के जो टर्मिनल बटन है उसमें कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और उन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये केमिकल होता है जो कि साइनेप्स के थ्रू जो सिनेप्टिक लेफ्ट होता है उसमें जाता है और फिर दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। ये केमिकल सब्सटेंस है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है इट इज़ इनसाइड अ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के अंदर होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में होता है एंड दे ट्रांसमिट अ मैसेज को ट्रांसमिट करता है। मोर देन 100 न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। 100 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर क्लासिफाइड इन 3 क्लासेस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर। स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स में 3 क्लासेज हैं। देखो, पहले तो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर की एक कैटेगरी है, इसमें क्लासीफाई करा है। फिर इसमें तीन तरीके के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड, फिर मोनोअमाइन्स एंड एसिटाइलकोलिन। ये 3 तरीके की कैटेगरी है। फिर देयर इज़ अ 4th ग्रुप इन दिस कैटेगरी और इसी कैटेगरी में चौथा ग्रुप भी है, नोन एज अनकन्वेंशनल न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे बोलते हैं अनकन्वेंशनल न्यूरोट्रांसमीटर्स। देयर इज़ अ 4th ग्रुप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर और लार्ज मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी ग्रुप है, नेमली दी न्यूरोपेप्टाइड्स इस ग्रुप का नाम है। नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर आर ईदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। जैसे कि मैंने पिछली पार्ट्स में भी बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर 2 तरह के होते हैं, 2 इफेक्ट करते हैं, 2 काम करते हैं, तो वो एक्साइटेटरी होते हैं या फिर इनहिबिटरी होते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये मैंने पहले पार्ट्स में बताया था। एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का, कि एक मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये पहुंचाते हैं। और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्फॉर्मेशन को रोकते हैं, मैसेज को आगे जाने से रोकते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने से रोकते हैं। जितनी की ज़रूरत है, वो ही उतना ही मैसेज जो है आगे जाए, उससे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर वेस्ट ना हो। ये काम होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी क्लियर हो गया। बट अ फ्यू न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे भी होते हैं जो एक्साइटेशन भी करते हैं एक सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में इनहिबिशन का भी काम करते हैं। अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, कंट्रोल ऑफ मोटर एक्शंस एटसेट्रा। जो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर उनका वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे इमोशंस के लिए, हमारी जो जितने भी मोटर एक्शंस हैं उन सबको वो कंट्रोल करते हैं अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। मोनोअमाइंस आर, और कुछ मोनोअमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इस कैटेगरी में कौन आता है, डोपामाइन, एपाइनफ्राइन, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। अब नेक्स्ट है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, एसिटाइलकोलिन, ACH, कैटेकोलामिन्स, ग्लूटामेट, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड सम न्यूरोपेप्टाइड्स। ये होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में कौन कौन आता है, गामा अमीनोब्यूटिक एसिड, जिससे GABA गाबा भी बोलते हैं, और ग्लिसाइन एंड सम पेप्टाइड्स। न्यूरोट्रांसमीटर एंड देयर फंक्शन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है एसिटाइलकोलिन, ACH। इट वाज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर आइडेंटिफाइड। ये पहला न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे खोजा गया था, जिसको आइडेंटिफाई करा गया था। ACH प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, स्लीप रेगुलेशन में, लर्निंग में, मेमोरी में। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है, उसे कंट्रैक्ट करने का काम करता है, बट स्लोज कंट्रैक्शन इन हार्ट मसल्स। बट हार्ट मसल्स को, जितनी भी हार्ट मसल, जो हमारी हार्ट मसल्स हैं उन्हें, उनके कंट्रैक्शन को कम करता है, उनके कंट्रैक्शन को स्लो डाउन करता है। तो ये थे इस न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डोपामाइन, DA। इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन में। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। और इसका ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। व्हेन इट इज़ डेफिशिएंट, जब इसकी कमी हो जाती है, जब क्या होता है, देन इट लीड्स टू ट्रेमर्स एंड ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्किंसनिज्म। तो डोपामाइन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इट लीड्स टू ट्रेमर्स, इससे ट्रेमर्स हो सकते हैं
और मसल्स की ओवर स्टिमुलेशन हो सकती है कि हमारे मसल्स में ओवर स्टिमुलेशन हो जाए, और पार्किंसनिज्म जो डिसीज़ है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि अगर DA डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है इस न्यूरोट्रांसमीटर की, तो हमें ये डिसीज़ पार्किंसनिज्म और हमारी और ट्रेमर्स ये डिसीज़ हो सकती है। इफ़ टू मच DA इज़ रिलीज, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में D रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, इट मे बी कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया। DA may have both excitatory and inhibitory effect depending on the synapse being affected। और जो DA है वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों इफेक्ट्स करता है, दोनों इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों इफेक्ट कर सकता है, और ये डिपेंड करता है साइनेप्स बीइंग अफेक्टेड कि साइनेप्स किस तरीके से अफेक्ट हुआ है। फंक्शंस इस न्यूरोट्रांसमीटर के क्या फंक्शंस है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मूड रेगुलेट करता है, इमोशंस को, हमारी स्लीप को, हमारी एपेटाइट हमारी भूख को कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, एंड अफेक्ट्स मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग, रीइंफोर्समेंट और प्लेजर। तो ये सारे फंक्शंस थे डोपामाइन के। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, आर मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम कौन से न्यूरोट्रांसमीटर करता है, अमीनो एसिड्स। अब नेक्स्ट है गामा अमीनोबिट्रिक एसिड, जिसे GABA यानी कि गाबा भी बोलते हैं। इट इज़ अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर विद इनहिबिटरी इफेक्ट। ये सबसे मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स न्यूरल इनहिबिशन इन दी CNS, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितनी भी इनहिबिशन की प्रोसेस है वो सबको फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट है ग्लूटामेट। इट इज़ ए मेजर न्यूरोट्रांसमीटर विद एक्साइटेटरी इफेक्ट। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सबसे मेजर, एंड एक्सेस ऑफ ग्लूटामेट मेन रिजल्ट इन ओवर एक्टिवेशन एंड न्यूरल डैमेज। अगर ग्लूटामेट इस न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सेस हो गया हमारी नर्वस सिस्टम में तो उससे क्या होगा, या तो ओवर एक्टिवेशन होगा और या फिर न्यूरोनल डैमेज होगा। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, जिससे कि हमें बहुत सारी डिसीज़ भी हो सकते हैं, स्ट्रोक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये था ग्लूटामेट। अब नेक्स्ट है एंडोर्फिन्स, और ये एक न्यूरोपेप्टाइड्स है। ये न्यूरोपेप्टाइड्स से बनता है। हैव पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। इस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है, ये हमारी बॉडी में अगर हमें कोई भी पेन होता है तो उसे रिड्यूस करने का काम करता है। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड वेलबींग। जैसे ही हमें कोई भी दर्द होता है उससे पहले तो हमें रिलीफ दिलाता है, और हमें प्लेजर की एक वेलबींग की हमें फील होती है, हमें बहुत प्लेजर फील होता है, हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है नोरेपेनेफ्रिन। ये मोनोअमाइंस की कैटेगरी में आते हैं, और इसका क्या फंक्शन होता है, मेन अफेक्ट्स ईटिंग, या हमारी ईटिंग को अफेक्ट करता है, हमारी अलर्टनेस, वेकफुलनेस, और ये हमारे जितने भी मोटर फंक्शंस हैं उन सब में इन्वॉल्व होता है। इन सब कामों को कौन करता है, ये सब किसके फंक्शन होते हैं, नोरेपेनेफ्रिन के। अब नेक्स्ट है एपेनेफ्रिन। अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जितनी भी हीट, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे, वो सब कौन करता है, ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर। इन्वॉल्व इन मोटर फंक्शन, और ये भी मोटर फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। लास्ट है सेरोटोनिन, 5-HT। सेरोटोनिन का क्या काम होता है, ये इट अफेक्ट्स मूड, हमारे मूड को, हमारी स्लीप को, हमारी एपेटाइट यानी कि हमारी भूख को, और इम्पल्सिविटी और एग्रेशन, इन सब को कौन अफेक्ट करता है, सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, फिर सेरोटोनिन की एक्सेस हो जाती है, तो उससे हमें बहुत हमारी जितनी भी ये फंक्शंस है, हमारी मूड, स्लीप, एपेटाइट, एग्रेशन, इन सब में चेंज आता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में हैव एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प क्या करती है, दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वाई सर्टेन ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन टू ट्रीट अ डिसऑर्डर, और ड्रग्स दैट आर डेंजरस एंड शुड बी अवॉइडेड। ये इन्फॉर्मेशन में क्या हेल्प करती है कि कोई भी जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर, या तो वो एक्साइटेटरी इफेक्ट करते हैं या फिर इनहिबिटरी। इससे ये हेल्प मिलती है कि जितने भी फिजिशियंस होते हैं वो एक सर्टेन कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीज़ है उसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रग ही हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, और जो दूसरे ड्रग्स है, कोई ऐसे ड्रग है जो कि हमारे उस डिसऑर्डर को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसे अवॉइड करने का सजेशन देते हैं। ड्रग्स में एक्ट एज एगनिस्ट। ड्रग्स या तो एगनिस्ट का काम करते हैं। अब कैसे, द केमिकल सब्सटेंस में इमिटेट
or increase the effect of neurotransmitter on the receptor sites of the next cell, thereby increasing or decreasing the activity of the cell. अब जो ड्रग्स होते हैं तो वो एगनिस्ट का काम करते हैं। अब क्या करते हैं कि कोई भी जो ड्रग जो फिजिशियन हमें प्रेस्क्राइब कर रहा है, किसी भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो क्या करेगा, वो एगनिस्ट, वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को, उसका जो भी इफेक्ट है उसे इंक्रीज़ कर देगा और रिसेप्टर साइट्स पे इंक्रीज़ करेगा। अब कैसे कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी में, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, और जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, फिर उस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जाती है। तो ये जो एगनिस्ट है, ये केमिकल सब्सटेंस क्या काम करता है, ड्रग क्या काम करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जब एक न्यूरॉन से, एक सेल से दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे नर्व सेल तक जाता है तो उस पर इफ़ेक्ट करते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट है, उस न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को बढ़ा देती है, चाहे वो इनहिबिटरी हो चाहे वो एक्साइटेटरी हो। अगर एक्साइटेटरी होगा तो एक्साइटेटरी इफेक्ट को बढ़ाएगी, अगर इनहिबिटरी है वो न्यूरोट्रांसमीटर तो इनहिबिशन को बढ़ाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इसके लिए हम एग्जांपल देखें, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन लाइक डायज़ेपम, तो ये एक एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है। डायज़ेपम इज़ एगनिस्ट फॉर गाबा। ये जो मेडिकेशन, ये जो ड्रग है, ये किसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, गाबा को, यानी कि गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड। ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। एज वी हैव लर्न दैट गाबा इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हमने पढ़ा है कि जो गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिशन का काम, ये इनहिबिटरी इफेक्ट करता है। इनहिबिटरी इफेक्ट करता है मीन्स इनहिबिशन क्या था, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि वो मैसेज को जाने से रोकता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को रोकने का काम करता है। तो अगर किसी भी पेशेंट में ये इस न्यूरोट्रांसमीटर में कोई भी कमी है तो क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन को रोक नहीं पाएगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो रुकनी चाहिए, जो एक्सेस है, वो रोक नहीं पाएगा गाबा। तो अगर हम उसे ये एगनिस्ट इस ड्रग को प्रेस्क्राइब करते हैं, इस ड्रग को देते हैं, इस डायज़ेपम को देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो इनहिबिशन इफेक्ट है वो बढ़ेगा, यानी कि जो गाबा है वो अपना इनहिबिशन का इफेक्ट जो है करेगा और इन्फॉर्मेशन को जाने से रोकेगा। ठीक है, द ड्रग इंक्रीजेज द इनहिबिटरी इफेक्ट एंड द ड्रग डायरेक्टली काम्स द स्पेसिफिक ब्रेन एरिया। जैसे ही ड्रग बॉडी के अंदर जाएगा, ब्रेन के अंदर जाएगा, वो गाबा को इमिटेट करेगा, उसके इफेक्ट को इंक्रीज करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट को, और जिस भी ब्रेन एरिया का काम जो है एंजाइटी को कंट्रोल करने का है, उसे डायरेक्टली काम करेगा। और हमें क्या मिलेगा, जो भी पेशेंट है जिससे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उसकी एंजाइटी में कमी आएगी कि उसको कम एंजाइटी फील होगी। तो ये काम होता है इस डायज़ेपम का, इस मेडिकेशन का, एगनिस्ट का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, ड्रग्स में आल्सो एक्ट एज एंटेगनिस्ट। अब कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो एंटेगनिस्ट का काम करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, दिस केमिकल सब्सटेंसेस दैट ब्लॉक और रिड्यूस अ सेल्स रिस्पॉन्स टू द एक्शन ऑफ द अदर केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर। अभी एंटेगनिस्ट क्या करते हैं, जैसे एगनिस्ट क्या काम करते थे कि वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर था उसके इफेक्ट को बढ़ा देते, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को घटाते हैं। अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेटरी इफेक्ट कर रहा है तो उसके जो फंक्शन है, उसके जो इफेक्ट है उसे कम करेंगे, अगर कोई इनहिबिटरी इफेक्ट कर रहा है तो उसे कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विद इनहिबिटरी इफेक्ट, द एंटेगनिस्ट विल एक्चुअली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द सेल दैट वुड अदरवाइज वुड हैव बीन इनहिबिटेड। जैसे कि हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था गाबा का, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड का, वो एक इनहिबिटरी इफेक्ट करता है, वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी इफेक्ट करता है। तो अगर हम उससे एंटेगनिस्ट दे दें उस पर्सन को जिसके गाबा न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम है, तब क्या होगा कि जो एंटेगनिस्ट है वो क्या काम करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट को और ज़्यादा कम कर देगा। कुछ तो पहले से ही वो कम है और कुछ उससे और ज़्यादा कम कर देगा, तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। बट कोई न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो एक्साइटेटरी इफेक्ट कर रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही वो सेक्रेट हो रहा है, उसको कम करने के लिए, उसके सेक्रेशन को कम करने के लिए हम एंटेगनिस्ट देते हैं ताकि वो इफेक्ट कम करे। तो ये काम होता है एंटेगनिस्ट का। देयर आर सम ड्रग्स दैट अफेक्ट द रीअपटेक और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन प्रोसेस। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और फिर जो दूसरा न्यूरॉन होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, वो उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लेता है,
न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लेता है, बट कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते हैं, और वो साइनेप्स में ही सिनेप्टिक लेफ्ट में घूमते हैं। फिर दोबारा से जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो उन्हें रिलीज़ करता है वो उन्हें दोबारा से रीअपटेक कर लेता है, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट सिनेप्टिक प्रोसेस में, ट्रांसमिशन में हम न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ कर सके। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो उस रीअपटेक को, या फिर जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो रीअपटेक भी नहीं हो पाते, लेकिन कुछ ट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो रीअपटेक नहीं हो पाते, उनको वो क्या होता है, एंजाइम्स उन्हें डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन जो ये ड्रग होता है ये उस डिग्रेडेशन को भी, डिग्रेडेशन प्रोसेस को भी रोक देता है। ड्रग्स दैट आर, अगर एग्जांपल के लिए हम देखें, ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन लाइक SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, block the reuptake of serotonin, leaving more serotonin in the synapse to bind with the receptor sites, which over the period of time helps in improving the mood of the person. अब डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ होता है वो होता है SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और ये क्या करता है कि सेरोटोनिन के रीअपटेक को, कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो दोबारा से सेरोटोनिन को रीअपटेक कर ले, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेरोटोनिन है उसे सेक्रेट करता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेट करता है, ताकि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन को एब्जॉर्ब करे, उससे उस अपने रिसेप्टर से उसे बाइंड करे, विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मूड ऑफ द पर्सन। जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम में किसी पर्सन के मूड को इम्प्रूव करने लगता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि सेरोटोनिन का रीअपटेक जो है वो कम हो जाता है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है कि सेरोटोनिन वापस आ ही नहीं सकता प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास। तो वो सेरोटोनिन क्या करेगा, उसका एक ही काम है, ना तो वो डिग्रेड हो रहा है ना वो वापस लिया जा रहा है, तो सेरोटोनिन क्या है, अभी भी बचा हुआ है। और जब दूसरी प्रोसेस होगी उसमें भी सेरोटोनिन आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जाएगा, और प्रोसेस और आगे जब प्रोसेस आगे आगे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक जब उस न्यूरोट्रांसमीटर को जब प्रोसेस होगी और केमिकल्स रिलीज होंगे दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तो उसमें और भी ज़्यादा सेरोटोनिन जो है सेक्रेट हो सकेगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये प्रोसेस पूरी चलेगी तो इससे क्या होगा कि जिस पर्सन को डिप्रेशन है उसके मूड में इम्प्रूवमेंट आएगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोपामाइन हाइपोथेसिस एंड द रोल ऑफ ग्लूटामेट इन स्किज़ोफ्रेनिया। Abnormalities in dopamine transmission is one of the cause of psychotic disorders such as schizophrenia. अब इसमें है कि डोपामाइन के ट्रांसमिशन में अगर कोई भी दिक्कत हो या कि डोपामाइन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उससे क्या होगा कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं वो हो जाता है। अगर डोपामाइन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट है, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है किसी पर्सन के ब्रेन में, तो उससे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी डिसीज़, साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। और स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, जैसे कि सपोज़ करो कि आप सो रहे हो, आपको एक सपना आया, और सपने में जब हम नींद में होते हैं, ड्रीम्स देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है सब कुछ रियल है, हम सब कुछ सुन रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। अगर कोई हमें बहुत डरावना सपना हो तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे रियल है। तो वो सिचुएशन हम कब फेस कर रहे होते हैं? जब हम नींद में होते हैं, हमारी आंखें बंद होती है, बट जब हम आंखें खोल कर भी वो सब उसी तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उसी तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो चीज़ एक्चुअल में है नहीं, हेल्यूसिनेशन कर रहे हैं, वो सब किस में होता है? स्किज़ोफ्रेनिया में, इस डिसऑर्डर में। जिस पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है उससे ये डिसीज़, उससे इस तरीके से हेल्यूसिनेशन की, डिल्यूजन की, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना, अजीब अजीब दिखाई देना चीज़ें, ये डिसऑर्डर होती है। ये सब जो है सिम्टम्स होते हैं, ये सब होता है स्किज़ोफ्रेनिया पर्सन के साथ। डोपामाइन हाइपोथेसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। डोपामाइन हाइपोथेसिस क्या है कि जब डोपामाइन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट है, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। डोपामाइन हाइपोथेसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया स्टेट्स दैट, क्या कहता है? स्किज़ोफ्रेनिया इज कोज्ड ड्यू टू एक्सेस एक्टिविटी एट डोपामाइन सिनेप्स इन द सर्टेन ब्रेन एरिया। ब्रेन के कुछ पार्ट्स में डोपामाइन ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। ये बता रहा है डोपामाइन हाइपोथेसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। रिसर्चेस हैव कंक्लूडेड दैट, रिसर्चेस से क्या पता चला? रिसर्चेस से कंक्लूड हुआ है, ये कंक्लूजन निकला है रिसर्चेस से, दैट देयर इज़ एन इंक्रीज इन डोपामाइन रिलीज इन पर्सन। अगर किसी पर्सन में डोपामाइन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या शो कर रहा है? उससे ये पता, उसका पहला सिम्टम क्या है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन की प्रॉब्लम है। यानी कि किसी भी पर्सन को अगर डोपामाइन अगर उसके ब्रेन में ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उससे स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ये पहला उसका सिम्टम है कि
कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया ही होगा। ड्रग्स दैट आर मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स वो क्या करते हैं? आर द मोस्ट इफेक्टिव एट ब्लॉकिंग द डोपामाइन रिसेप्टर्स, डोपामाइन को ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट होने से रोकते हैं। दिस हाइपोथेसिस इज़ फर्दर सपोर्टेड बाय रिसर्चर्स, और इस हाइपोथेसिस को आगे और भी ज़्यादा रिसर्चर्स ने सपोर्ट करा, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? Who have concluded that continuous use of drugs like cocaine etc. और जितने भी ये कोकेन और जितने भी ड्रग्स होते हैं, इन सबका अगर लगातार कंटिन्यूसली अगर कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो उससे क्या होगा? ऑल्सो शो साइकोटिक सिम्टम्स एंड कोज सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, तो उससे आगे और भी ज़्यादा साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स उससे हो सकते हैं जो भी कोकेन ड्रग्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करते हैं? दीज ड्रग्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन साइनेप्स। ये जो ड्रग्स होते हैं ये डोपामाइन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, डोपामाइन ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट हो, रिलीज़ हो। अपार्ट फ्रॉम डोपामाइन हाइपोथेसिस, ग्लूटामेट हाइपोथेसिस आल्सो हैज़ अ रोल इन स्किज़ोफ्रेनिया। डोपामाइन हाइपोथेसिस के अलावा ग्लूटामेट हाइपोथेसिस भी एक रोल प्ले करता है स्किज़ोफ्रेनिया को, किसी पर्सन में स्किज़ोफ्रेनिया हो उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम डोपामाइन हाइपोथेसिस, डोपामाइन के अलावा ग्लूटामेट हाइपोथेसिस भी एक रोल प्ले करता है स्किज़ोफ्रेनिया में। डोपामाइन इनहिबिट्स ग्लूटामेट सेल्स इन मैनी ब्रेन एरियाज एंड ग्लूटामेट स्टिमुलेट्स न्यूरॉन्स दैट इनहिबिट डोपामाइन। अब देखो, अब जो डोपामाइन है और जो ग्लूटामेट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कि जो डोपामाइन है वो क्या करता है कि ग्लूटामेट सेल्स को इनहिबिट करता है, यानी कि ग्लूटामेट सेल्स रिलीज ना हो इस काम को करता है, कि वो उसको रोकता है। डोपामाइन ग्लूटामेट सेल्स को इनहिबिट करता है, रोकता है इन मैनी ब्रेन एरियाज, बहुत से ब्रेन एरियाज में। एंड ग्लूटामेट स्टिमुलेट्स न्यूरॉन्स दैट इनहिबिट डोपामाइन, और ग्लूटामेट उन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है जो कि डोपामाइन के सेक्रेशन को रोके। अगर ग्लूटामेट्स उन न्यूरॉन्स को सेक्रेट कर सके, अच्छे से स्टिमुलेट कर सके जो डोपामाइन को इनहिबिट करते हैं, कि डोपामाइन को रोकते हैं, तो उससे क्या होगा कि डोपामाइन का सेक्रेशन, डोपामाइन जो है कम रिलीज होगा और स्किज़ोफ्रेनिया की सिचुएशन नहीं होगी। बट जो डोपामाइन है वो खुद ही ग्लूटामेट सेल्स को जो है इनहिबिट करता है, रोकता है, ताकि ग्लूटामेट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट ना हो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट होगा तो डोपामाइन की कमी भी हो सकती है जो ब्रेन में। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई एम सॉरी, दिस नीदर दस आएगा। दस द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग डोपामाइन आर सिमिलर टू दोज ऑफ डिक्रीजिंग ग्लूटामेट। और इफेक्ट क्या होता है इन दोनों का? अगर डोपामाइन इंक्रीज हो रहा है उसका इफेक्ट और ग्लूटामेट डिक्रीज हो रहा है, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। अगर डोपामाइन इंक्रीज होगा तो स्किज़ोफ्रेनिया होगा, और ग्लूटामेट डिक्रीज होगा तो स्किज़ोफ्रेनिया होगा। क्योंकि ग्लूटामेट अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर ग्लूटामेट का सेक्रेशन जो है, ग्लूटामेट ब्रेन में कम रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा? उन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा जो डोपामाइन को इनहिबिट करते हैं, डोपामाइन के सेक्रेशन को रोकते हैं। डोपामाइन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होगा। सो द इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब कुछ ड्रग्स जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया को या फिर जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें ट्रीट करते हैं, उनका क्या काम होता है? दैट ब्लॉक डोपामाइन आर इन कॉन्सोनेंस विद ईदर एक्सेस डोपामाइन हाइपोथेसिस और डेफिशिएंट ग्लूटामेट हाइपोथेसिस। अब जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? वो क्या करते हैं कि अगर एक्सेस डोपामाइन हाइपोथेसिस है कि डोपामाइन ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो उससे रोकेंगे, और या फिर डेफिसिट ग्लूटामेट हाइपोथेसिस कि अगर ग्लूटामेट की कमी है तो उसे बढ़ाएंगे। तो इस कॉन्सोनेंस में, इस अनुरूप से, कि अगर डोपामाइन की एक्सेस की वजह से जो स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो उसे ट्रीट करेंगे, और अगर ग्लूटामेट की कमी की वजह से, कि ग्लूटामेट कम रिलीज हो रहा है उसकी वजह से अगर स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है तो उसे ट्रीट करेंगे। तो ये था पूरा इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, कि किस तरह कितने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिनके फंक्शंस भी हमने पढ़े हैं, जो एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको सब समझ में आया हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और कमेंट्स में अपना फीडबैक और अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।